ये युवा जिन्होंने अतीक अहमद को मारा है, ये कहीं न कहीं अतीक अहमद के उस करैक्टर से प्रेरित थे, उस चरित्र से प्रेरित थे, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में जो है डर का माहौल पैदा किया था। मैंने कुछ स्टडी की है इस बारे में और मैं आपके साथ कुछ ये शेयर करूँगा कि कब, कैसे ये सारी चीज़ें हुई। ये जो अतीक अहमद है, इसका जन्म 1962 में 1962 में हुआ और इस व्यक्ति ने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। यानी कि पिछले 44 सालों से ये जो अतीक अहमद था, जिसको कल मारा गया, ये क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। और यहाँ सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि 1986 में पुलिस किसी तरीके से इसको गिरफ्तार करती है, लेकिन कहा ये जा रहा है, अमर उजाला के मुताबिक, अमर उजाला अखबार ने इस बारे में रिपोर्ट छापी है और जिसमें ये इस बात का दावा किया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, उत्तर प्रदेश पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, तो दिल्ली से फ़ोन आ जाता है, जिसके बाद पुलिस को और वहाँ की सरकार को मजबूरन इसे छोड़ना पड़ जाता है। तब तक अतीक अहमद कई गुनाह कर चुका था, उसमें मर्डर भी शामिल थे और फिरौती के या फिर जबरन वसूली, जबरन लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा वगैरह, ये सारे केसेस थे। और जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो उस वक्त तक अतीक अहमद पे 100 से ज़्यादा जो मुकदमे थे वो दर्ज हो चुके थे। लेकिन ये इतना बाहुबली जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है, ये उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस व्यक्ति के खिलाफ कभी किसी ने गवाही नहीं दी, भले ही उसके साथ उसके घर के किसी बंदे, एक सदस्य को मार दिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सके। और यही बड़ी वजह थी कि अतीक अहमद ये सारे काले कारनामे करने के बाद भी बार बार जो है पुलिस को चकमा देता रहा। हालांकि इसके खिलाफ मामले तो दर्ज हुए, लेकिन वो अपने जो होता है लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए और जो इसके पीड़ित थे, इसके आतंक के जो पीड़ित थे, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और फूलपुर जो सीट थी, राज्य पार्लियामेंट सीट है फूलपुर, वहाँ के सांसद जो थे केशव प्रसाद मौर्य, उनको जो है वो उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, जिस वजह से मौर्य को अपनी सीट छोड़नी पड़ी। और वहाँ पे जो है, हालांकि ये अतीक अहमद वहाँ से जो है चुनाव हार जाता है, लेकिन इसका हौसला देखिए, और ये कानून से इसे कोई डर नहीं लगता। इस बात का परिचय इसने दोबारा दिया जब 2019 में इसने वाराणसी सीट से इंडिपेंडेंटली जेल में बैठे हुए इलेक्शन लड़े प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हालांकि इसकी उन चुनावों में इसकी जो जमानत थी वो जब्त हो गई, लेकिन जैसे ही योगी 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने जनता के साथ एक बड़ा वादा किया कि वो जो गुंडा कल्चर है उसको वो पूरी तरह से यूपी को मतलब क्राइम से, ये जो गुंडाइज्म से मुक्ति दिलाएंगे। और उसके बाद अतीक अहमद उसके पहले ही अरेस्ट पुलिस कस्टडी में था, जेल में था, क्योंकि उसने काफी सारे जो है वो क्राइम किए थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की लगभग 1600 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको जो है क्रुक किया, उसको उसमें से बड़ी सारी जो इलीगल बिल्डिंग्स थी उसको डिसमेंटल किया गया और बड़ी सारी जो इसकी संपत्तियां थी उस पे जो बुलडोजर चला। अतीक के साथ मारा गया उसका भाई जो क्योंकि जब कल अतीक अहमद का मर्डर होता है तो उसके साथ उसका भाई अशरफ भी मौजूद था, और अशरफ जो अतीक का भाई है वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था। यूपी के मरियड डबल मर्डर केस में वो जेल में बंद था। अतीक के कुल 4 बेटे हैं, 2 जो नाबालिग थे जिनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा हुआ था, और जो इसका था वो यूपी पुलिस की एसटीएफ के साथ इनकाउंटर में रांची में मारा गया। और इसका जो चौथा बेटा है वो अभी जेल में ही है।
अमर उजाला ने इस चीज के बारे में भी जानकारी दी है कि अतीक के बड़े बेटे उमर ने 26 दिसंबर 2018 को अपने पिता यानी कि अतीक अहमद के एक कारोबारी पार्टनर को, जिसका नाम मोहित जायसवाल है, उसको किडनैप किया और उसको एक जेल में ले जाया गया जहां उसके साथ टॉर्चर किया। अतीक अहमद वो नाम था जिसकी एक समय खूब तूती बोलती थी। आलम यह था कि अपराध की दुनिया हो या राजनीति की, जो अतीक कहता वही होता। ये वो दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजता था। कहा जाता है कि उस वक्त अतीक जिस भी जमीन, घर या बंगले पर हाथ रख देता, उसका मालिक उसे खाली कर देता और वहां से चला जाता, क्योंकि उसके पास अतीक से लड़ने की ना तो उसके अंदर हिम्मत थी और ना ही यूपी पुलिस ने कभी इतनी हिम्मत दिखाई। आज मैं उसी अतीक की पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे वह अपराध से लेकर राजनीति की दुनिया तक एक चर्चित नाम बन गया और कैसे एक तांगे वाले का बेटा जिसने दहशत का उत्तर प्रदेश में एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, कानून को, पूरी कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी। 10 अगस्त 1962 में अतीक अहमद का जो जन्म है इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहा जाता है। और उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर अपना परिवार चलाते थे। अतीक जो अपने घर के पास स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा और 10वीं में वो फेल हो गया। इसी बीच वह इलाके के कुछ बदमाश लोगों और कुछ क्रिमिनल लोगों की संगत में आ गया और जल्दी अमीर बनने की चाहत में उसने लूटपाट, अपहरण, किडनैपिंग और जो एक्सटॉर्शन जैसी चीज़ों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 यानी कि 1997 में उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और उस समय जो इलाहाबाद कोर्ट, जिसे आजकल प्रयागराज कहा जाता है, वो इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा, जो कि एक क्रिमिनल था, उसका बहुत खौफ था। चांद बाबा इलाहाबाद का सबसे बड़ा गुंडा माना जाता था और आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान था। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया और पुलिस और नेताओं से सांठगांठ हो गई और कुछ ही सालों में वह चांद बाबा से बड़ा क्रिमिनल बन गया, बड़ा बदमाश बन गया। यहाँ पे जो पुलिस का रोल था वो थोड़ा डाउटफुल था, जिसने अतीक अहमद को यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम की दुनिया का जो है वो बेताज बादशाह बना दिया। साल 1999 में यानी कि 1988 में अतीक ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तब तक ये क्राइम में इसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था, तो इसको लगा कि अब ये मेरे लिए सेफ वेपन होगा अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है। हालांकि 1986 में जब उसने 1989 में जब उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उससे पहले 3 साल पहले 1986 में 1986 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी तरह से इसको, अतीक अहमद को, उसके गुनाहों के लिए जो है वो अरेस्ट किया। लेकिन कहा यह जा रहा है, अमर उजाला इस बात का दावा कर रही है अपनी रिपोर्ट में कि दिल्ली से फोन आते ही अतीक जो था वो जेल से बाहर हो गया और उसको उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब उसको लगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो उसके बाद फिर अतीक अहमद ने इलाहाबाद शहर, यानी कि आज की डेट में प्रयागराज, और उस वक्त का इलाहाबाद का जो पश्चिमी विधानसभा सीट थी वहां से चुनाव लड़ा, जहां उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। चांद बाबा वही क्रिमिनल जो अतीक से पहले एक बड़ा गुंडा हुआ करता था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हुआ और अतीक की दहशत से पूरा जो इलाहाबाद था वो कांपता था। कब्जा, लूट और ये शिनेती हत्या, ये सब अतीक के लिए आम सी बात हो गई थी। इसी की बदौलत वह चुनाव भी जीत गया और कुछ ही महीनों के बाद भी चौराहे में दिन दिहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक रहा चांद बाबा, मारा गया। और इलाहाबाद ही नहीं, मतलब प्रयागराज ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। साल 1991 और 93 में भी अतीक निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। आपको पता होगा कि ये जो लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड था, इसमें
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में कुछ गड़बड़ी हुई थी। उसमें जो है मायावती बीएसपी सुप्रीमो, उसने कुछ एलिगेशन लगाए थे। बाद में इन्होंने उस इश्यू को सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे चीजें खराब कैसे होती हैं कि साल 1996 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर प्रतापगढ़ से वो चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में उसने अपनी पुरानी सीट इलाहाबाद पश्चिमी से 5वीं बार जो है वो एमएलए इलेक्शन लड़ी और वो जीत गया। 8 अगस्त 2002 की बात है, तब सूबे में बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का रूल था। मायावती वहां की मुख्यमंत्री थी और अतीक को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी बीच उस पर गोलियां चली और उस गाड़ी पे शायद बम भी फेंके गए। हमला हो गया, कि बड़ा हमला हो गया। इसमें अतीक इंजर्ड हुआ, घायल हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। तब अतीक ने बीएसपी सुप्रीमो और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी मायावती, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अतीक अहमद को मरवाने के लिए ये अटैक करवाया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि अतीक अहमद जब भी इलेक्शन लड़ता था पश्चिमी इलाहाबाद से, तो उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता था। वो एक ही बार इलेक्शन हारा जब उसने बाहर जाके इलेक्शन लड़े, लेकिन जब तक उसने पश्चिमी इलाहाबाद से इलेक्शन लड़े तब तक वो जीता रहा। उसका आतंक इतना बढ़ चुका था, उसकी दहशत इतनी थी आम आदमी में कि आम आदमी तो क्या कि पॉलिटिशियन जो राजनेता थे वो भी उससे परेशान थे और कभी किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो उसके खिलाफ जाके इलेक्शन लड़े। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा। जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि केशव प्रसाद मौर्य वहां के एमपी थे जब उन्होंने रिजाइन किया, और फिर इसने उसके खिलाफ अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उसके ऊपर 1989 यानी कि 1999 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या और 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। 2017 से ही अतीक जेल में था। 2012 के विधानसभा चुनाव में अतीक ने चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गया। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया। और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी की टिकट पर श्रीवस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के ददन मिश्रा से हार गया। दिसंबर 2016 में मुलायम सिंह ने 2017 विधानसभा के लिए अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। 14 दिसंबर को अतीक और माफ कीजिएगा, 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद में शियाटस कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था और उसने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। वीडियो वायरल हो गया। ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा और उस वक्त अतीक का ये काफिला सुर्खियां बना था। इसी बीच पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बने। अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और शियाटस कॉलेज मामले में हाई कोर्ट ने अतीक को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया और हाई कोर्ट के ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर प्रयागराज लाया गया और फिर भाई के साथ वह मारा गया, जो कल इंसिडेंट हुआ। कल यानी शनिवार 15 अप्रैल को वो जिला अस्पताल के बाहर जब वो पत्रकारों से बात कर रहा था या पत्रकार उससे कुछ जानना चाह रहे थे, इसी बीच पत्रकार बन के गए 3 बदमाशों ने उस पर गोलियां चलाई और वहीं पे उसकी मौत हो गई। मैं इस तरह के क्राइम को सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो कल इंसिडेंट हुआ वो लॉ की नज़र में वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अतीक अहमद
पर 2007 तक 100 से ज़्यादा जो आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि उसके जो विक्टिम थे उनको कहीं जस्टिस नहीं मिल पाया। और कल जो इंसिडेंट हुआ, कल जब उसे मारा गया है, ये पुलिस का एक फेलियर था, ये हमारी एक सुरक्षा फेलियर था कि उसको बचाया नहीं जा सका। लेकिन कल जब ये खबर मीडिया में आई है कि अतीक अहमद जो कि गुनाह का, क्राइम का दूसरा बेताज बादशाह था, वो मारा गया, इसके बाद कम से कम उन लोगों को राहत मिली होगी जो जिनको अतीक अहमद ने प्रताड़ित किया, जिनकी जान ली, जिनके घर वालों को मार दिया, जिनकी प्रॉपर्टी छीन ली। और ये कहानी जो है, इसका कंक्लूजन ये है कि हमारा जो लॉ है वो इतना इफेक्टिव कब बनेगा कि इस तरह की जो बाहुबली हैं उनको भी सजा दी जाए। अगर हम बात करते हैं कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, दैट शुड बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। प्रैक्टिकली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं और अतीक अहमद जैसे बंदे हैं वो गुनाह करते 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 इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि उन्हीं से प्रेरित होके बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, वो बड़ा माफिया बनने के चक्कर में अतीक अहमद को गोली मार देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। इस सारे केस में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का फेलियर रहा, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही हो, क्योंकि मैंने 2 बार इस चीज़ का जिक्र किया कि 1986 में जब यूपी पुलिस अतीक अहमद को गिरफ्तार करती है, उसी दौरान दिल्ली से एक फ़ोन आता है। कौन था वो फ़ोन करने वाला, उसका नाम भी जग जाहिर होना चाहिए, जिसने इतने बड़े क्राइम को, इतने बड़े माफिया को यूपी में फलने फूलने का मौका दिया और यूपी गवर्नमेंट को, खास करके यूपी पुलिस को प्रेशराइज किया कि इतने बड़े क्रिमिनल को जो है वो छोड़ दिया जाए।